नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। नमस्कार नमस्कार, वेलकम प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, मजे में? जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। दोस्तों क्या पढ़ रहे थे आप लोग? ज्योमेट्री में आप लोगों ने शीट नंबर 4 या 5, आई थिंक शीट नंबर 5 को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था आपने। ओके। और शीट नंबर 5 बेटा, ये जो छोटी छोटी शीट्स बनाई है ना, इनका यूज बहुत है। एरिया वाइज एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग चीजें मैंने आपको ये काउंट करके बताई है। यहां दोस्तों सबसे जरूरी चीज आपके लिए ये थी कि 5 नंबर शीट में हम लोग बात कर रहे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत बार एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट पेपरों में एरिया ऑफ ट्रायंगल के सवाल पूछे जाते हैं। और एरिया ज्ञात करने के लिए मेंसुरेशन तो अपन पढ़ते ही हैं, वो हीरोन्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, 1/2 बेस गुणा हाइट पढ़ते हैं। लेकिन बेटा यहां देखो बातें हो रही है ज्योमेट्री की। आप ये मानकर चलना कि जितने भी सवाल हम यहाँ पे एरिया के पढ़ रहे हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जो आपके काम फॉर्मूला आ रहा है वो 1/2 गुणा BC साइन ए या 1/2 AC साइन बी आपने किया था ना। इस फॉर्मूले की अपन बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले की अपन बात कर रहे हैं। ये सब चीजें बेटा आपने पढ़ी हैं, ये सब बातें आपको समझनी है, ठीक। अब यहां दोस्तों एक बात आपको और क्लियर करनी है। ये मैंने आपको कल बताया था, शायद किसी किसी बच्चे को याद होगा, आज इसका यूज आएगा इसलिए रिपीट कर रहा हूं। एक ट्रायंगल है ABC, इसमें दोस्तों तुम कोई भी एक लाइन बना दो, कैसी भी बना दो, टेढ़ी मेढ़ी सीधी कैसी भी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो BC के पैरेलल है या नहीं है, बीच में कैसी भी लाइन आ जाए। तो आप लोग ये जानते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा? तो ऊपर वाले ट्रायंगल की लाइंस है ADE, अरे ADE तो लिखा है दोस्त, ADE तो लिखा है। ये लाइन देखो, जिन्होंने ये कॉमन वाला एंगल बनाया है, आप मेरी बात समझना, इनमें कुछ तो एंगल कॉमन है ही ना, ये ए एंगल कॉमन है, तो AD और AE बटा में AB गुणा BC, ये चीज आपके काम आएगी दोस्तों। दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो ज्ञात करने के लिए ये कहानी आपके बहुत काम आने वाली है। यहां दोस्तों एक बात आपको और समझनी है, सुबह सुबह माइंड सेट नहीं हो रहा आज, अभी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी, चिंता मत करो। हाँ, 1/2 भी कट गया था बेटा, साइन थीटा भी कट गया था, ऊपर नीचे 1/2 भी कट गया था, तो कंक्लूजन अपने पास ये आ गया था। अच्छा, एक आपने कल कंसेप्ट किया था सीवीएन वाला, सीवीएन याद है बेटा? कि अगर मैं कोई भी ट्रायंगल में एक कोई भी सीवीएन कैसी भी बना दूं BD, तो क्या आप जानते हैं ट्रायंगल ABD का एरिया और ट्रायंगल ADC का एरिया उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में BD और DC है। क्या ये इसी अनुपात में बटेगा? जी हाँ। और दोस्तों अगर ये मीडियन होती, अगर ये जो AD लाइन है ना, AD लाइन है, ये एक यूनिक प्रकार की, एक स्पेशल प्रकार की सीवीएन होती जो एक एक में काटती है, तो एरिया भी एक एक में बनेगा। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी सिंपल सिंपल जानकारियां हैं, बड़ी सिंपल सिंपल कहानियां दोस्तों, लेकिन इस पर सवाल बड़े जरूरी, सवाल बड़े आवश्यक, सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। मैं तुमको एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछने का प्रयास करूं, देखो आप लोग शायद कर पाए चीजों को। सवाल कैसा पूछूं बेटा, आसान या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड? अरे आसान ही पूछ लो गुरुजी, कॉम्प्लिकेटेड तो हो नहीं पाएगा। चलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं एक मेंस लेवल की बात, कि जो कहानी मैंने आपको बताई है, जो गीत मैंने आपको अब तक सुनाए हैं, ये पेपर में काम कैसे आएंगे। ट्रायंगल ABC, इसके अंदर तुमने एक ट्रायंगल दोस्तों और मान लिया DEF, ठीक है। सवाल ये बनता है दोस्तों, ट्रायंगल DEF का एरिया और ट्रायंगल ABC का एरिया किस अनुपात में होगा, ये अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन कुछ भुजाओं के तुमको नाम भी दिए गए हैं, ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 5 है, ये 8 है, ऐसे ही मैंने अजीब से नाम लिख दिए। वैसे एक काम करो, इसको भी 5 लिख लो, ऐसा थोड़ा सा अच्छा हो। ये सवाल है। अब एक बार तुमको सवाल देखकर थोड़ा आइडिया मिला कि मेरे को ये DEF जो अंदर का ट्रायंगल है, उसमें से पूरा ट्रायंगल ABC का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें भाई, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी आ गई, सुनो बेटा।
बेटा इसमें तुम्हें अंदर छोटे छोटे 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या? एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है मुझे, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल मुझे ये दिख रहा है। एक बार के लिए मैं इन ट्रायंगल के कुछ नाम दे लेता हूं, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q, इसका नाम दे दिया R। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरे ट्रायंगल ABC में से P वाला, Q वाला, R वाला एरिया घटा दूं तो क्या मेरे को DEF का एरिया मिल जाएगा? सुनो, पहली बात दोस्तों मुझे आप बताओ, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशो क्या बनेगा? क्या दोस्तों इसमें आपकी थ्योरम काम कर जाएगी? कौन सी थ्योरम काम कर जाएगी सर? अरे ये ABC और ये इसकी एक लाइन बीच में मिलाई है। क्या बच्चों ये थ्योरम मैंने आपको बताई थी? ऊपर इसकी साइड आ रही है 4 गुणा 3, नीचे में इसकी पूरी पूरी साइड आ रही है 9 और इसकी साइड आ रही है 10। सर ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 2:15 बन रहा है क्या? अरे वाह सर, ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब मुझे बताओ ट्रायंगल BDF और ट्रायंगल ABC का भी रेशो ज्ञात कर सकते हो क्या? अब की बात दोस्तों नजर मारना, इनमें कॉमन एंगल कौन सा है? B वाला। बच्चों इनमें कॉमन एंगल कौन सा है? B वाला। इनमें B वाला एंगल कॉमन है, तो आप ऊपर की साइड में लिखना जी 5 गुणा 5, बटा में लिखना 8 और 5 13, 5 और 4 9, यानी 25 बटा 117। ये वाला इनका रेशो बन रहा है, ये वाला इनका रेशो बन रहा है। एक काम करो ना यार, इसको तुम ये भी तुम 5 ही मान लो। एक काम करो, इसको तुम 3 मान लो, इस साइड को 3 मान लो, ताकि थोड़ा सा अपने लिए डेटा आसान रहे, बहुत मुश्किल नहीं हो जाए। बटा में 8 गुणा 9 बेहतर मान लूं क्या? आ रही है बात समझ में? ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल पकड़ूंगा बेटा CEF। ये इतनी बातें पेपर में लिखनी नहीं होती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऊपर बताओ 7 गुणा 3 बटा में इस साइड में 8 और इस साइड में 10, 21 बटा 80 बन गया। आगे बात समझ में? दोस्तों जहां तक मैं एक बात समझ पा रहा हूं, कि ये जो तीनों ट्रायंगल आपके सामने बन रहे हैं ना, ABC इसमें 15 है, ABC इसमें 72 है, ABC 80 है, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक ही सवाल चल रहा है, ABC की वैल्यू अलग अलग थोड़ी आ सकती है, ABC तो सेम आना चाहिए ना। तो 15, 72 और 80 का एलसीएम लेंगे, 15, 72 और 80 का एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम कितना बेटा? 380 आ रहा है, सॉरी 720 आ रहा है क्या? 360 से 80 को कैसे काटेगा मेरे भाई? 80 को कैसे काटेगा? 720 इनका एलसीएम आएगा। 15 चौके 60, 12 15 8 120, ऊपर में आ गया 96, 250 बटे 720, 9 गुणा करना है, ऊपर आ गया 189 है। उच्चतम स्तर की बात आपको बता दी। आप कहना जी DEF का एरिया कितना आएगा? 720 में से तुम 96 प्लस 250 प्लस 189 को माइनस कर दीजिए, बटा में 720, ये रेशो बनेगा बेटा। तो ऊपर बन गया 720 माइनस कितना? 9 6 15 का 5, 1 आंसिल, 10 5 15, 15 और 23 का मतलब 2 आंसिल, 2 2 4 1 535 बटा 720 है बेटा, 185 बटा 720। ये वाली बात आपको समझनी है। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द पॉइंट। आगे ये 5 से और कट पाएगा, आगे 5 से ज्ञात कर लीजिएगा, तब इस कहानी को और बना सकते हो। ये है बच्चों इस जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, इसका एक्सट्रीम यूज। हालांकि हम यहां तक जाएंगे, आगे आगे ऐसे बहुत सवाल बताएंगे। मैंने जो आपको बात बताई दोस्तों, इस पर अगर प्री लेवल में कोई फर्जी सवाल आएगा तो वो बहुत सिंपल सा भी आ सकता है, लेकिन अगर सवाल बढ़िया आते हैं तो इस कहानी पर बढ़िया सवाल ऐसा बनेगा। और ये जल्दी कैसे होगा बताऊंगा, ये जल्दी कैसे होगा बताऊंगा। एक बार तो बेसिक करवाने की कोशिश की है। क्या बेसिक आपको 50% समझ में आया क्या? 100% नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मुझे कोई चिंता नहीं है। 50% आ जाए तो मैं बात से सहमत हूं। हमने कितने 10 सवाल कर लिए थे क्या कल? ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। एंगल BAC आपको दिया हुआ है 15 डिग्री। अरे आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर ये वाला एंगल 15 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 15 आएगा क्या? बताओ बच्चा।
क्योंकि क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों, ये दोनों के दोनों एंगल आने चाहिए बराबर। ए बी का मेजरमेंट 10 दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट भी 10 दिया हुआ है। दोस्तों ये वाला एंगल क्या बताओ, 30 डिग्री का आ गया क्या, 30 डिग्री का आ गया क्या? अरे उनका एक्सटीरियर है, उनका एक्सटीरियर, इधर वाला ये एंगल 60 डिग्री का आ गया, इनका ये एंगल 60 डिग्री का आ गया। हालांकि मेरे को इसका मतलब ही नहीं है, मेरे को इसका मीनिंग ज्ञात ही नहीं करना, मेरा पर्पस तो हो गया बेटा, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये एंगल 150 का आ गया क्या? एबीसी निकालना है तो अपने को इधर जाना ही नहीं है, काम खत्म। अगर एबीसी ज्ञात करना है तो इतनी बातों को आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर तुम्हें किसी ट्रायंगल की दो साइड मिल जाए, अगर ट्रायंगल की दो भुजाएं मिल जाए, उनके बीच का कोण मिल जाए, तो तुरंत अपना तरीका माइंड में आपके क्लिक कर जाना चाहिए, 1/2 गुणा 10 गुणा 10 साइन 150। अब साइन 150 को लेकर बच्चे चिंता करते हैं, मान क्या करें, 180 माइनस 30 करोगे, साइन 30 बनता है, साइन 30 का मतलब 1/2 ही होता है, 100/4 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन गया। सारे बच्चों को यह बात समझ में आनी चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। एरिया की आपकी शीट चल रही है दोस्तों, एक बात ना तुम्हें 2-3 बार शीट को रिवाइज करके समझ में आ जाएगी कि ज्योमेट्री मुश्किल नहीं है, ज्योमेट्री मुश्किल नहीं है, ज्योमेट्री को समझना पड़ता है, रटने वाली बात इसमें काम नहीं करती है। चीजों पर आपको जुगाड़ लगाने आने चाहिए, चीजों को वेरीफाई करना आना चाहिए, और इस सवालों में कहीं दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्लियर है? एक और सवाल देखते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल है। ट्रायंगल में दोस्तों एडी डीई और बीई बराबर है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन बराबर है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 है। एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये वाली साइड भी 6 है, ये साइड भी 6 है, और ये लाइन बताओ बेटा 2-2 में टूट गई क्या? ये लाइन तीनों में 3 पार्ट कर दिया तुमने, तो क्या इसको तुमने 2-2 में तोड़ दिया? अच्छा, अब तुमसे पता है कौन कौन सा एरिया पूछा है बेटा? तुमसे पता है कौन कौन सा एरिया पूछा है? एक तो ये जो मैंने डार्क वाला एरिया कर रखा है ये, और एक आपने ये वाला एरिया कर रखा है ये 2 एरिया आपने पूछे हैं। तो इसका मतलब आप मुझे सिंपल सी बात ये बता दो बेटा कि अगर मैं ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से ट्रायंगल सीडीई का एरिया घटा दूंगा तो आपको आपके सवाल का उत्तर मिल जाएगा क्या? अगर मैं अपने ट्रायंगल में से इसमें कोई सीवियन वाला कंसेप्ट आपको दिख रहा है बेटा? सीवियन वाला कंसेप्ट आपको दिख रहा है? नहीं, साइन रूल क्यों लगा रहा है भाई? एक सिंपल सी बात मुझे बताओ ना, √3/4 ए स्क्वायर, क्या ये एक समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करते हैं क्या? क्या बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ज्ञात किया जाता है? √3/4 गुणा ए का मतलब बेटा बच्चे बच्चे को पता है 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया दोस्तों आपके लिए 9। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछूं ना तो 9√3 आएगा। बच्चों अगर आपने सीवियन बनाई है तो क्या ये वाला एरिया भी 3√3 होगा, ये वाला एरिया भी 3√3 होगा, और ये वाला एरिया भी 3√3 होगा क्या? ये कौन सी थ्योरम से आ गया, ये कौन सा कानून हो गया बच्चे? ये 3√3 कैसे पता लग गया? इसका कोई नियम है क्या? है कोई कानून है इस चीज का? मीडियन नहीं है रे भाई, मीडियन नहीं है, मीडियन की बात मत कर। आप ये समझो, कोई भी सीवियन बनाओगे तो बेस को जिस रेशो में तोड़ती है, सामने बेस जो होता है उसको जिस रेशो में तोड़ा जाता है उसी रेशो में उनका एरिया होता है। बेस इक्वलिटी डिवाइड करता है एरिया में, रेशो आपको देखना है। अगर बेस 1:1:1 में गया तो एरिया भी 1:1:1 में जाएगा। 12 नंबर सवाल क्लियर? ये है दोस्तों, ये है दोस्तों एक और बढ़िया सवाल। एक ट्रायंगल है, राहुल भैया ढंग से पढ़ ले एक बार, बात समझ में आ जाएगी। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई एफ क्रमशः भुजा एसी, एबी और बीसी के मध्य बिंदु हैं। बेटा ये मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है, ये मिडल पॉइंट है। ये जानकारी आपको बता दी कि भाई ये मिड पॉइंट है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब इसका और इसका अनुपात भी 1:1 है, इसका और इसका अनुपात भी 1:1 है। और प्यारे बच्चों अगर मैं एक बार के लिए तुम्हें एएफ की बात करूं
तो क्या इनका अनुपात भी 1:1 कह सकते हो क्या? मिड पॉइंट कहने का मतलब पता लगना चाहिए। हाँ जी, सुनिएगा। अब दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पूछा छायांकित भाग और अछायांकित भाग, एक तो शेडेड वाला एरिया ये वाला और एक अनशेडेड एरिया, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो कैसे मेंटली ज्ञात करते हैं। पहले मुझे आप इतना बता दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या तुम इनका अनुपात कह सकते हो क्या? आप कहना सर ऊपर बनेगा 1:1, नीचे बनेगा 2:2, 1:4 बनेगा। नहीं समीम, 1/2 नहीं, 1/4 आएगा। मैंने ये थ्योरम लिखी नहीं है, क्या डायरेक्ट आप लोग बात समझ गए कैसे आया? अब की बार में काम करेंगे, ट्रायंगल ए डी एफ, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालूंगा, ये भी 1:1, 2:2, 1/4 बनेगा। इसका मतलब दोस्तों पूरा एबीसी अगर 4 था तो ये ऊपर का पार्ट भी 1 होगा, ये वाला पार्ट भी 1 होगा, तो बाकी का पार्ट 2 बच गया क्या? बाकी का पार्ट 2 बच गया क्या? तो हमसे यही तो पूछा था, शेडेड वाला और अनशेडेड वाला, ये छायांकित और अछायांकित, इनका अनुपात क्या बनेगा? 1:1 बने। सिंपल। ये तो फिर भी मैंने ऐसे एक्सप्लेन करके बताया आपको बेटा, पेपर में तो ये बात आप मेंटली क्रैक कर सकते हो कि एक एक को ऐसे चेक करना है। इस पर मेंस लेवल का सवाल बताऊंगा लास्ट में, तुमको एक सवाल आएगा जो एसएससी के मेंस लेवल में है, और एक मैंने दोस्तों एक बेहतरीन सवाल सीडीएस का भी लिया है। ये सवाल देख के तुम डरना मत, थोड़ा मन में वो बोलना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन लेवल की बात है भैया, तो लेवल तो पढ़ो, मतलब लेवल तो पढ़ो। जिंदगी में पहली बार ज्योमेट्री समझ में आ रही है। अच्छा आदित्य कुमार, सीडीएस हार्ड होता है सीजीएल से? अरे सीडीएस का पेपर वही बच्चा पास कर सकता है जिसको एडवांस बढ़िया आती है। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री इसमें भर भर के आती है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भर भर के आती है, मतलब इन पर ही पेपर पूछता है वो, ये मान लो। एक बार सिर्फ सवाल को देखो, इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करो बेटा। आपसे ये सवाल हो पाए ना हो पाए कोई चिंता की बात नहीं है, आपको सवाल करना भी नहीं है, तुम तो सिर्फ डायग्राम बनाने के बारे में सोचो, डायग्राम बन रहा है क्या? ट्रेपिजियम क्या होता है जानते हैं ना? अरे ट्रेपिजियम क्या होता है जानते हैं ना बेटा? एक ऐसी आकृति होती है, ट्रेपिजियम बेटा एक ऐसी आकृति होती है जिसमें दो भुजाएं तो एक दूसरे के समांतर होती हैं, और एक भुजा आपको इस प्रकार की दे दी जाती है, लाइक दिस। ये तो थोड़ा अजीब बन गया। ये कहानी बन गई। क्वाड्रिलेटरल में ना ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, नाम मिलते हैं हमेशा कंटिन्यू, ए बी सी डी बोले ना, तो ए बी सी डी ये आपको लिखना है कंटिन्यू ऐसा। ए बी सी डी के समांतर है बेटा, ये ए बी है वो सी डी के पैरेलल चल रही है। ए बी दुगना है सी डी का, अगर ये लाइन 1 है तो ये लाइन 2 है क्या? एसी और एसी और बीडी, एसी और बीडी यानी इसके डायगोनल एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। ये बेटा दोनों डायगोनल हैं, एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी, इसका एरिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सीओडी का एरिया ज्ञात करना है, सीओडी का तुम्हें एरिया ज्ञात करना है। क्या बताओ बेटा, ये दूरी ये ज्ञात कर सकते हो क्या? इसको समझ सकते हो क्या? चेक कर सकते हो क्या?
आधी दुनिया आंसर दे पा रही है। क्यों भाई? बेस में इनका बेस सेम थोड़ी है। अरे तुमने इसका लंबाई 2 पढ़ा, उसका 1 पढ़ा। वो तो आपको थ्योरम मैंने तब बताई थी जब आप सीवियन खींचते हो ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल में कोई सीवियन थोड़ी है, ये ट्रायंगल में कोई सीवियन थोड़ी दी गई है। अरे भैया तुम इस बात को क्यों ऐसा करते हो? मैंने तुमको ये बताया कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें अगर बेस इनका 1:2 में होता तो ये वाली जानकारी आपको ऐसी मिल जाती, ये वाली जानकारी आपको ऐसे मिल जाती। क्या यही पॉइंट होता? क्या यही जानकारी होती क्या? हाँ। अब जब ये जानकारी आपको यहां पर मिल रही है, जब ये जानकारी आपको मिल रही है, तो आप एक बार ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी के बारे में देखें कि इसमें कोई विशेषता आपको नजर आ रही है क्या? एक सेकंड का वेट करना बच्चे, इनमें कोई चेक करना विशेषता आपको नजर आ रही है क्या? ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी, एक नीचे है एक ऊपर है, पर बातें एक जैसी हैं। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, जस्ट वेट कीजिए। बेस से तो अरे बेटा बेस की थ्योरम काम नहीं आएगी, बेस का थ्योरम काम नहीं आएगा। ये जो ट्रायंगल एओबी है ना और ट्रायंगल सीओडी है, ये दोनों ट्रायंगल होंगे एक दूसरे के सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे एक दूसरे के सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल क्यों बनेंगे, सिमिलर बातें क्यों बनेंगी? तो आइए इन बातों को एक बार देख लेना बेटा कि ये जो एंगल ओ है ना, इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात हो रही है बेटा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल काम आएगा क्या? एक अंतर कोणों की बात समझ रहे हो? अल्टरनेट एंगल की बात समझते हो ना? ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये इनके लाइन कट रही है। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। अल्टरनेट एंगल आपको ज्योमेट्री की पहली क्लास में पढ़ाया था। अगर कोई दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनके तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण सेम है, तो ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। आगे सिमिलरिटी का नियम आएगा तो बताऊंगा दोस्तों। यहां मुझे एक बात बताना, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया ट्रायंगल सी ओ डी का एरिया संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें मैं भुजा ए बी लूंगा और आगे उसमें भुजा सी डी स्क्वायर लूंगा, तो ये आ गया बच्चों 4:1। 4:1 का रेशो आएगा। इसका एरिया 84 है, ऊपर वाले का एरिया 21 आएगा। 21 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 21 शुड बी करेक्ट आंसर। ये सिमिलरिटी का नियम आगे चलकर आपको आगे बताया जाएगा, आगे चलकर इसके बारे में बात करेंगे। एक सेकंड रुको। अगली बात, इसमें एबीसी ना, एबी ये सीडी के पैरेलल है, एबी सीडी के समांतर है। समांतर लिखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। बेटा अगर मैं आपको कहता हूं ना, एक ट्रेपीजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपीजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज में हमेशा ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे ये एक दूसरे के सिमिलर बनते हैं, इनमें समानता बनती है। ए बी सी डी का 3/2 है, यानी 2 है तो ये 3 है। आपने इसमें इनके विकर्णों को काट दिया पॉइंट ओ पर। सिर्फ मुझे इतना बताइए, ए ओ बी का रेशो
ट्रायंगल सी और डी के रेशो का अनुपात जो आएगा ये 9:4 आएगा क्या? भुजाओं का स्क्वायर है, इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 2 है, तो भुजाओं का स्क्वायर हो गया 9/4। 4 की वैल्यू सवाल में दी गई है 72, 18 टाइम्स, इसको भी 18 टाइम्स कर दीजिए, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर बन जाएगा 162। हालांकि ये सिमिलरिटी की बातें हैं, सिमिलरिटी का कंसेप्ट आपका आज ही आएगा। अगर हम एरिया वाले क्वेश्चन आज पूरे पढ़ लेते हैं तो आगे ट्रायंगल की समरूपता और ट्रायंगल की सर्वांग समता उस पर बेस सवाल किए जाएंगे। सिमिलरिटी को बताऊंगा पूरे डिटेल में, पूरे अच्छे से कहानी पढ़ेंगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे बाद में अपन। ट्रायंगल एबीसी में डी बिंदु बीसी पर इस प्रकार स्थित है, तो इनका रेशो ज्ञात करना है। बिना पेन उठाए उत्तर सी करके आओगे, बिना पेन उठाए। कोई डायरेक्ट थ्योरम आपने पढ़ रखी है इस बात की? कोई डायरेक्ट आपने थ्योरम पढ़ रखी है इस बात की? आपको पता है, देखो डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने को बता रहा हूं। डी इस पर एक बिंदु है कि बीडी और सीडी का रेशो 6:7 में है, तो बेटा अगर ये रेशो 6:7 में है तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल ए बी डी का एरिया और ट्रायंगल ए डी सी का एरिया ये 6:7 में ही टूटेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। बेस पे डिपेंड करता है, बेस को डिपेंड करके सवाल बन जाएगा और क्या। एडी एक माध्यिका है बेटा, ये माध्यिका का कंसेप्ट आ गया। माध्यिका जानते हैं मीडियन है, मीडियन मतलब जो सामने की लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ट्रायंगल ए बी सी, बच्चों एडी इसकी एक मीडियन है, एडी इसकी एक मीडियन है। मीडियन का मतलब जानते हैं ये 1:1 में टूट रहा है। पूरा एरिया ट्रायंगल का 84 था, तो इधर वाला 42 और इधर वाला भी 42 हो गया क्या? ये दोनों एरिया 42 में टूट गए। अच्छा, ई एडी का मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है गरीब आदमी का, इसका भी मिड पॉइंट है। बी डी ई का क्षेत्रफल पूछा है बच्चों, अगेन एक सीवियन आ गई क्या? अरे ये भी देखो एक ट्रायंगल है, एडी बी 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 डी ई भी एक ट्रायंगल है, और ये भी इसके लिए एक सीवियन का काम करेगी। सीवियन अगर इसे 1:1 में काट रही है तो एरिया भी तो 21:21 में काटेगा। ये सीवियन वाला कंसेप्ट कितना जोरदार है बेटा। कितने सवाल बताओ सीवियन से खेलते हुए जा रहे हैं, कि नॉर्मल लेवल की बात आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से? ये चीजें होती ही आसान है बेटा, आपने जीवन में इनको एक बार ढंग से समझा होता ना तो इस पे माथापच्ची करने की आपको आवश्यकता इतनी थी नहीं। एडवांस मैथ्स इजी होती है, बस दिमाग में डर ज्यादा होता है, तो डर को कम करो बेटा, डर के आगे जीत है, जितना आपको होगा। अरे बेटा चिंता मत करो बिलिन, सिमिलरिटी पे एक पूरी शीट दूंगा, सिमिलरिटी की शीट देंगे पूरी अलग से, जिसमें केवल और केवल सिमिलरिटी का कंसेप्ट होगा और कुछ होगा ही नहीं, और इसमें 70 क्वेश्चन होंगे सिमिलरिटी के। फिर तो ठीक है, अगर सिमिलरिटी के तुम्हें 70 सवाल दे दिए जाएंगे फिर तो सिमिलरिटी क्या समझ में आ जाएंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, ज्योमेट्री का सवाल गलत नहीं होगा। तुमको मैं जो कोर्स पढ़ा रहा हूं, इस कोर्स के बारे में तुमसे 2 बार चर्चा करूंगा लाइव आकर। एक तो करूंगा दिसंबर के सीजीएल के पेपर के बाद में, और एक जब फरवरी के बाद में मेंस हो जाएगा, इन दोनों के बाद में। तब आप मुझे बताना जरूर है कि ये जो आप चीजें पढ़ रहे हैं ये आपके पेपर में काम आई कि नहीं आई, बताइएगा जरूर। डायरेक्ट सवाल छप के आएगा, डायरेक्ट सवाल। 7, एक त्रिभुज की एक भुजा 7 है, दीपांशु भैया एक बार का वेट करो, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हो। ज्योमेट्री भी तुम्हें क्लियर हो रहा है ना? देखो मैं तुम्हें बताऊं बेटा, जब मैंने कोचिंग करी थी ना, मैंने 2012 में कोचिंग करी 10 साल पहले, तो हमें हमारे मास्टर ने ये बताया था कि एक बार कोचिंग करनी है, बार बार नहीं करनी। तो हमारी कोचिंग में पूरा कोर्स करवाने में 8-9 महीने का वक्त लगा। सर ने 8-9 महीने हमको पढ़ाया, तब जाकर हम एक्सपर्ट बने। और उसके बाद से मेरी ये आदत में ही हो गया कि मतलब मैथ्स को पढ़ने के लिए ना प्रॉपर डिटेल में चीजें जानी चाहिए। मैथ जैसे सब्जेक्ट में क्रैश कोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैथ में 2 चीजें होती हैं, या तो आपको मैथ्स आती है या मैथ्स नहीं आती। क्रैश कोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये सिर्फ एक इनकम सोर्स करने का जरिया बेटा, और कुछ नहीं है। मैं जब पैरामाउंट में पढ़ाया करता था तो वहां पर मुझसे पूछा गया कि आप क्या पढ़ाओगे, मैथ्स या रीजनिंग? तो मैंने कहा दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। कह रहे नहीं कोई एक बताओ। मैंने कहा नहीं दोनों इक्वल है, आप दोनों मान लीजिए। कह रहे नहीं हमारे यहाँ एक एजुकेटर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, आप कोई एक बताइए। तो मैंने कहा एक पढ़ाना है ओनली, तो फिर मैथ्स।
तो उनका रिप्लाई आया कि सर अगर आप मैथ्स की बजाय रीजनिंग कहते ना तो ज्यादा बेनिफिशियल होता। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि आज की डेट में हमारी कोचिंग में हमें रीजनिंग के टीचर की रिक्वायरमेंट है, मैथ के टीचर तो है हमारे पास, रीजनिंग के फिलहाल कम है, रीजनिंग की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रीजनिंग मान लो। कह रहे ज्यादा कमांड आपकी मैथ्स पे है। मैंने कहा ना ना ना, रीजनिंग पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप रोजगार दो दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे मैनेज। तो अपन ने वहां पे रीजनिंग पढ़ानी स्टार्ट कर दी। अब उससे पहले मैथ पढ़ाया करता था, रीजनिंग पढ़ानी स्टार्ट कर दी, भाई पैसा मिल रहा है तो क्या करें। जब रीजनिंग पढ़ानी स्टार्ट कर दी तो रीजनिंग में नाम हो गया बढ़िया से, पूरी कोचिंग में एक नंबर ब्रांड टीचर बन गए रीजनिंग के। मैथ्स को पढ़ाने का कई बार सोचा ऑफलाइन में मैंने, लेकिन बच्चों वहां पता है क्या हमारा फाउंडेशन क्या थी, हमें ये बोला गया कि सर अगर आप मैथ्स का बैच लोगे तो दे देंगे, लेकिन एडवांस मैथ पूरी 40 से 45 घंटे में खत्म करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब 40 कैसे करूंगा। कह रहे देखो ऐसा ही है सर, 40 घंटे में खत्म कर दोगे तो मैथ्स पढ़ा दो, नहीं तो सर फिर आप रीजनिंग पे आ जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, पूरा मतलब टाइम चाहिए। मैं तो अकेली ज्योमेट्री 50 घंटे में पूरी करता हूं, तो आप पूरी एडवांस 40 घंटे में कैसे करवाओगे। होती है बेटा, ऑफलाइन में करवाया करते थे, तो ये मतलब होता है बेटा। देखो ऑफलाइन में इतना पार्ट होता नहीं है, क्या करें चीजें, उनकी भी मजबूरी है, खर्चे बड़े पड़ते हैं बेचारों को, इलाज नहीं है। एक ट्रायंगल की भुजा 7 सेंटीमीटर की है, परिमाप 18 के बराबर है, एरिया रूट में 108 के बराबर है। अन्य दो भुजाओं के मान ज्ञात कीजिए। शायद किसी बच्चे को पता होगा ये क्वेश्चन, अपना पहले जब अपन स्पेशल क्लास में मैथ्स के पेपर करवाया करते थे उसमें ये सवाल आया था। एक दिन एक क्लास में एक ये सवाल एक दिन आया था और उस दिन अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था मैथ्स का। ये देखो बेटा, परिमाप अगर 18 है, एक भुजा 7 है, तो जो बाकी की दो भुजाएं बच गई उनका योग 11 आएगा क्या? अरे पेरीमीटर मान लो a प्लस बी प्लस सी 18 है, a की वैल्यू मान लो 7 है, b और c कितना आएगा 11। अब यहां पर देखो 6 5 भी 11 है, 11 है, 11 है, 11 है, 11 है। एरिया भी आपको दिया हुआ है। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेटा वो होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बराबर है रूट 108 के, रूट से रूट उड़ाओ। एस का मतलब बेटा पेरीमीटर का हाफ, 9 गुणा 9 में से 7 गए 2, 9 माइनस बी और ये 9 माइनस सी, बराबर आना चाहिए 108 के। 9 दूनी 18 से कट गया 6 बार। 9 माइनस बी और 9 माइनस सी की वैल्यू 6 के इक्वल आनी चाहिए। तो आपने कहा अब ऑप्शन पे चलते हैं। केवल और केवल ये ऑप्शन आपकी बात को सेटिस्फाइड कर सकता है। 9 में से 3 गए 6, 9 में 8 गया 1, 6 एकम 6, मामला खत्म। केवल एक ही ऑप्शन है जो इस बात को सेटिस्फाइड करेगा और कोई जानकारी कर नहीं सकती है। एरिया, एरिया के सवाल काहे एक बात के पीछे पड़ रहे हो दीपांशु? स्टेनो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मेरी ग्रेजुएशन 2022 जुलाई में कंप्लीट हुई, नवंबर में स्टेनो का एग्जाम है। मैंने अनअकैडमी 20 अगस्त को प्लस कोर्स लिया, इससे पहले मैंने कभी तैयारी नहीं की। तो बेटा आप लेट जागे हो यार बेटा। अब तुमने 20 अगस्त को अगर सब्सक्रिप्शन लिया है मेरे दोस्त, तो अपने पास टाइम कितना है? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का आपने गैप लिया है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का बेटा आपने गैप लिया है। 3 महीने में सारा कोर्स डिटेल में करके उसको पढ़ना बेटा संभव नहीं है। हाँ देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि संभव नहीं है। अगर कोई मतलब आपका आईक्यू लेवल बहुत तेज है, आप लोगों से डबल ट्रिपल पढ़ने के एफिशिएंट है, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान है बेटा, तो आप कर सकते हैं। वैसे एक नॉर्मल जो बच्चा पढ़ता है बेटा उसके लिए मुश्किल है दोस्त। एसएससी का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 5 6 महीने का वक्त देना पड़ता है बेटा, तभी आप काम कर पाते हैं। और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में तो बेटा आपको पता है मैथ्स नहीं आती है, रीजनिंग पे कमांड कर लो, इंग्लिश पे कमांड कर लो और जीके पे कमांड करनी पड़ेगी। तीनों सब्जेक्ट में बात बनेगी तो ही रिजल्ट आएगा। पहले कुछ पढ़ रखा होगा तो हेल्प मिल जाएगी बेटा। अब इसमें मैं क्या हेल्प करूंगा आपकी? आप कह रहे हैं जल्दी से ये करवा दो, अब जल्दी इसमें कैसे करवाऊं बेटा? 2 महीने में बेटा नहीं हो पाता। सारी दुनिया में बेटा 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होता। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी 5 है, सी डी 7 है, सी डी 7 है, बी सी 17 है, ए डी 25 है, 270 डिग्री है ट्रायंगल ए बी सी डी का। ई बी सी ई ए डी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे? तुम्हें किसने बोला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है? अरे राइट एंगल ट्रायंगल है ये। 2 सवाल मिक्स कर रहे हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल अलग अलग चीजें होती हैं। मैंने इसमें आपको यह बताया था ये ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अगर एक सवाल में एंगल बन रहा है तो इक्विलेटरल कैसे बन सकते हैं? अबे यार तुम्हें बात ही समझ नहीं आती। एक एंगल जब 90 डिग्री का सवाल में बन रहा है, इक्विलेटरल के तो तीनों ट्रायंगल 60-60 ही होते हैं भाई। ये तुम ना 2 अलग अलग क्वेश्चन मिक्स कर रहा है भाई सिद्धार्थ।
तेरे को पता ही नहीं है, कल हमने 2 सवाल करे थे अलग अलग। एक सवाल में तो 90 डिग्री एंगल बन रहा था, एक सवाल ऐसा ही मैंने और बताया था, उसमें तीनों एंगल 60-60 के बन रहे थे। तो उसमें मैंने बताया था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, भाई ने उसका तो ले आया इक्विलेटरल, इसका ले आया राइट एंगल, मिक्स कर दिया, कह रहा ये कैसे बन गया, बताओ 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 बताओ। मास्टर क्या बताए, बताओ तुम, मास्टर परेशान है। सुनो, एक और बात सुनते हैं बेटा, एक और बात ट्राई करते हैं, कितना बढ़िया सा सवाल है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, सुनिएगा। जैसे ही तुमको बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, तुम्हारे मन में लड्डू फूटा कि ये तो हम जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड अगर बराबर हैं तो रिस्पेक्टिवली उनके एंगल भी बराबर होंगे। ये बात तो बच्चे बच्चे को पता लग गई। AB और AC बराबर है, तुरंत ये बात आपकी मस्तिष्क में छप गई। AD BC पर परपेंडिकुलर है। अरे दोस्तों, क्या तुम एक बात जानते हो क्या कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं ना, इनका जो परपेंडिकुलर है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये मीडियन भी होती है, ये परपेंडिकुलर भी होता है, सब कुछ यही होता है। अगर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए तो यही एंगल बाइसेक्टर है, यही इसका मीडियन है, यही इसका क्या बोलते हैं उसे, परपेंडिकुलर। तीनों बातें यही है बेटा, सब कुछ यही है। AD 8 है, AD कितना है 8, और परिधि कितनी है 64। परिधि का मतलब पेरीमीटर, AB BC और AC ये है 64। आप लोग मुझे एक बात बताओ यार, यह तीनों जो ये ABD बन रहा है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, अरे क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? क्या ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है? अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक साइड 8 है तो एक 15 और 17 आनी चाहिए शायद। आपने कहा कैसे पता? भाई देखो, सारे ऑप्शन भी तो इंटीजर में है, ऑप्शन में भी कोई रूट राट नहीं है, कोई पॉइंट पॉइंट नहीं है, रूट राट का मामला है ही नहीं। इसका मतलब है ये 15 8 17 की बात को फॉलो कर रहा होगा शायद। और देखो पेरीमीटर भी अपना 64 सेटिस्फाइड हो रहा है बेटा, ये 17 ये 23 और ये 17, पेरीमीटर भी इसका 64 सेटिस्फाइड हो रहा है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना आएगा? ट्रायंगल एबीसी का एरिया आता है 15 गुणा 8, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है इसका। तो ये दो ट्रायंगल थे, 15 गुणा 8 कर दीजिएगा, 120 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। बबली बेटा 15 8 17 ट्रिपलेट होते हैं, 50 बार बताया है। जब ज्योमेट्री की स्टार्टिंग वाली क्लास थी तब भी बताया था कि ट्रिपलेट को आप लोग याद करके बैठिएगा। 3 4 5 15 8 17 24 7 25 24 10 26 40 9 41 20 21 29 60 11 61। दो कहाँ गया सिद्धार्थ? मैं लिखना भूल गया, मुझे माफ कर दो, जीवन में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करना पड़ता है, लेकिन ऐसे ट्रायंगल 2 बार थे, अब आगे 2 और कर दीजिए। ये लो, अब तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा, अब तुम कर लेना। फिर कहते हैं हमें ज्योमेट्री समझ क्यों नहीं आती। कैसे समझ में आएगी तुम्हें? इतना भी दिमाग नहीं लगा रहे तुम। सिर्फ रटने वाली बात थोड़ी है। नहीं, दिमाग तो क्या पता है ही, पर लगाता नहीं बंदा भाई। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करें जिसमें √2 3 √2 2 √5 है। अरे देखो, जो भुजाएं बड़ी अजीबोगरीब सी दी गई बेटा। ऐसे सवाल पे ना हीरोन्स का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए। ऐसे सवाल पे अगर मैं हीरोन्स का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। एक बार मुझे बताना बेटा, अगर मैं एक बार चेक करता हूं, इसका स्क्वायर बनता है 2, इसका स्क्वायर बनता है 9 दूनी 18, इसका स्क्वायर बनता है 20। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर बन रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी कभी एरिया ज्ञात करना हो तो 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई किया जाता है। √2 से 2 बन गया, 3 आपके सवाल का उत्तर आ गया। दैट्स ऑल। जानकारी भी कितनी आसान दी तुम्हें एग्जामिनर ने, कुछ पूछने की आवश्यकता ही। 40 है 41 है, दो भुजाएं हैं बेटा, 40 है एक 41 है। पेरीमीटर 90 है, तीसरी भुजा को 9 आना जरूरी हो गया, तीसरी भुजा 9 आनी जरूरी हो गई। तो आपको पता है सर ट्रिपलेट होते हैं, 40 गुणा 9 180 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर बन गया। क्या तुम्हें ये बातें साथ साथ में समझ में आ रही हैं? अच्छे से कर पा रहे हो?
क्या हो रहा है? 328 400 नहीं हो रहा क्या? 328 हो गया? अबे नालायक आदमी, मैंने ये भुजाएं स्क्वायर करके लिखी हैं, ये स्क्वायर करके लिखी हैं। इसका स्क्वायर 9 दूनी 18, इसका स्क्वायर 2, 4 5 20। नहीं इसको समझ में आ रही ज्योमेट्री यार भाई, तेरे को नहीं समझ में आ रही ज्योमेट्री। एक ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू है दोस्तों 120 डिग्री। भुजा पी आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार है एस कि पी क्यू एस 75 डिग्री है, पी क्यू 16 है, क्यू आर 15 है, तो क्यू एस की लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा गया। ये सवाल जो कल हमने स्टार्ट करे थे ना, अब उसका दोस्तों बढ़िया लेवल शुरू हो गया। अब ज्योमेट्री का एरिया वाले सवाल बढ़िया वाले स्टार्ट हो गए। सुनिएगा, सबसे पहली बात तो ये है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर। कैसे मर्जी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्या दिक्कत आ रही है? पी क्यू, अच्छा क्यू को ऊपर लिख लेते हैं, पी क्यू बना दिया। पी आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार है, पी आर एस पर एक बिंदु एस इस प्रकार है ये वाला कि पी क्यू एस 75 है। बेटा ये वाला एंगल अगर 75 डिग्री है तो ये बाकी का एंगल कितना 45 बच गया क्या? बताओ बताओ बताओ। पी क्यू कितना है 16, क्यू आर कितना है 15। तुमसे क्यू एस मतलब ये लाइन पूछी गई है, ये लाइन है। तो क्या बच्चों आप वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला जो मैंने कल बताया था साइन थीटा वाला यूज कर सकते हो? एक बात बताओ, ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा, क्या ट्रायंगल पी क्यू एस का एरिया प्लस ट्रायंगल एस क्यू आर के एरिया के बराबर आएगा? क्या बताना एक बार, क्या इन दोनों के बराबर आएगा? अच्छा देखो, अब मुझे बताना 1/2 लिखने की नीड तो नहीं है, सब में कॉमन लेके कट जाएगा। पर एक बार लिख लो यार, फिर सिद्धार्थ कह देगा कि 1/2 कहां गया, कभी सुमंता कह देगा 1/2 क्यों नहीं लिखा। 16 गुणा 15, अरे साइन 120 लिखना पड़ेगा क्या? साइन 120 1/2 गुणा पी क्यू का मतलब ये 16 है, एक लाइन एक्स है और साइन 75 है, प्लस 1/2 गुणा एक्स गुणा 15 गुणा साइन 15 है, इतनी सॉरी साइन 45 है, माफ कीजिएगा, साइन 45 है। ये बात समझ, ये स्टेप मैं आपको बच्चों की तरह लिख लिख कर बता रहा हूं। पेपर में मैं आपकी जगह सवाल करूं ना तो मैं सिंपल देखो यूं करूंगा, 16 गुणा 15 और मेरे को पता है साइन 120 का मान ज्ञात करना है। साइन 120 का मान cos 30 के बराबर होता है, यानी क्या 1/2 के बराबर, एक सॉरी √3/2 के इक्वल होता है क्या? ऐसा होता है क्या भाई? आप तो इन मानों को माइंड माइंड में ऐसे लिखना, ये वाला चीज नहीं लिखनी पेपर में, ये नहीं लिखनी, डायरेक्ट ऐसे लिखना है ऐसे। जितना तुम इन सवालों को अच्छे से समझोगे उतना बेटा कम से कम लिखने की आदत ले आ पाओगे। 1/2 सब में कॉमन लेके काट दो, इसलिए कभी फ्यूचर में लिखना ही मत। एक बार तो समझ लो, बाद में इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 16 गुणा 15 मान लो एक बार 240 हो गया। इस साइन 120 की वैल्यू तुम्हें याद है? हाँ सर ये 180 माइनस 60 होता है, साइन 60 होता है, √3/2 के बराबर होता है, दैट्स ऑल। ये 16x गुणा साइन 75 का मान कितना होता है? अरे साइन 75 का मान तुमने पुरानी क्लास में भी याद किया था, मैंने आपको बताया था। ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए, बार बार ये बातें पढ़ी जाती है। ये दो मान तुम याद रखना, एक तो साइन 75 √3 प्लस 1/2 और अगर कभी बेटा साइन 15 करना पड़ जाए तो, साइन 15 करना पड़ जाए तो √3 माइनस 1/2 कर लेना, खत्म। और आपको पता है साइन 15 जो होता है ये cos 75 और साइन 75 cos 15 के इक्वल भी होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है, लिख लेना, काम आती है, अपने ज्योमेट्री में भी इनका यूज आ जाता है। प्लस 15x गुणा में साइन 45 का मतलब तो बच्चे बच्चे को याद है ऐसा। खत्म बात, खत्म बात बेटा। 2 से कटेगा 120 बार कट जाएगा, 2 से कटेगा 8 बार कट जाएगा। देखो यहां से तो बन गया 120 √3 बराबर ये 8 √3x कर दूं या 8x √3 प्लस 1 बटा में √2 प्लस 15x बटा में √2। आपको ये बात साफ साफ पता है सर, इधर मैं अगर एलसीएम लूंगा, एलसीएम है तो एलसीएम लेके देखो पूरी लाइन एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, बीच में प्लस आ जाएगा,
डायरेक्ट मैंने इनका एलसीएम ले दिया। इनमें एक्स एक्स तो इनमें कॉमन आ ही रहा है, बस बाकी बातों को चेक कर लीजिएगा। तो आइए एक बार डिटेल में कर लेते हैं। इस रूट 2 का इसमें गुणा कर दो, ये बन गया 120 रूट 6, 120 रूट 6। इन सब में से अगर मैं x कॉमन ले लूं बेटा, सब में से x कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बनेगा, 8 रूट 3 प्लस 8 प्लस 15 23। सवाल का उत्तर ए ऑप्शन आ गया। सवाल का उत्तर ए ऑप्शन आ गया। 120 रूट 6 बराबर x गुणा 8 रूट 3 प्लस 23 है, ये इसके बटा में आ जाएगा, ए उत्तर बन जाएगा। आपको पेपर में सवाल करते समय केवल और केवल 3 स्टेप लिखने थे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इतनी देर में उत्तर बन जाता, अलग से काम करने की नीड नहीं थी। समझ में आया तो बताओ बेटा मुझे। मैंने वो फॉर्मूला यूज किया है जो हमने कल की क्लास में आपको बताया था। ये पूरे कंसेप्ट आपके एरिया वाले चल रहे हैं, सारी जानकारियां आपकी एरिया वाली चल रही हैं। अभी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आप लोग सवाल मत करना। जिस दिन अपना ट्रायंगल का पार्ट पूरा हो जाए, मैं आपको बोल दूं बेटा कि आज हमने ट्रायंगल पूरा कर लिया, उस दिन आप प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन लेकर बैठना, 100% एक्यूरेसी बन जाए तो मुझे बताना। चलिए 5 मिनट का एक ब्रेक ले लें क्या? 5 मिनट का एक ब्रेक ले लें। ठीक है, इतने आप इस सवाल को ट्राई कर लेना, कर पाओ तो। अगर नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो, मत करना, ब्रेक के बाद मिलेंगे तो आगे बात कर लेंगे। ठीक है भाई विलेन।
2:3:6 आया, बहुत ही बढ़िया, वेलकम बैक। हाँ ये MNL की बात ही कर रहा है भाई, तो इंग्लिश में दिया हुआ है, देख लो हिंदी में दिया हुआ है, एक ही बात है। फीक। सुनो बेटा, कहानियों को पहली बार जब पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ा जाता है। डिटेल का मतलब बेटा फर्स्ट टाइम जब सवाल करते हैं तो आप ऐसे मतलब ट्रायंगल बना बना के समझा करो, फिर धीमे धीमे आपकी ट्रायंगल बनाने की हेक्टिक कम हो जाएगा मामला, चीजों को आसानी से समझ पाओगे। MNL कितना बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ समझना है कहानी को, हमें डायग्राम से क्या मतलब है। NP कोण MNL का द्विभाजित करती है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या बच्चों ये वाला एंगल बाइसेक्टर आ गया क्या? ये NP एंगल बाइसेक्टर है, तो बिना कंफ्यूज हुए आप एंगल बाइसेक्टर को 60-60 लिख सकते हो। अरे 120 था, 2 भाग कर दिया आपने यार, 60-60 की बात हो गई। NP मतलब ये साइड है 2x, NL ये 3x है, तो NP अनुपात NL अनुपात MN, कुल मिलाकर अपने को ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली कुल मिलाकर अपने को ये लाइन चाहिए। तो कुछ नहीं है बेटा, अगर आप इस बात को सिंपल तरीके में समझोगे, इस लाइन का मतलब मुझे याद करना है 1/2 MN साइन 120, 3x भी लिखना है, साइन 120। क्या ये तुम्हें समझ में आया? मैंने बड़े ट्रायंगल का एरिया लिखा है बच्चे, बड़े ट्रायंगल का एरिया इसमें छोटे वाले का एक का एरिया आ गया 1/2 MN 2x, स्पेस कम पड़ जाता है, कम से कम लिखता हूं ना यार मैं, इस लाइन को के मान लेता हूं, ये लो 1/2 नहीं लिखूं काम चलेगा सिद्धार्थ? तुम ही पूछोगे 1/2 कहां गया, 1/2 नहीं लिखूंगा काम चलेगा ना? ठीक है, k गुणा 2x गुणा साइन 60 लिखना पड़ेगा, साइन 60, ये पहले बड़े वाला करें कोई बात नहीं, साइन 60 का मतलब होता है √3/2, इसका बनेगा दोस्तों 2x गुणा 3x, और साइन 60 का मतलब इसका भी √3/2। थर्ड वाले का बनेगा k गुणा 3x, और साइन 120 है, साइन 120 को अपने दिमाग में सोच लेना, ये 90 + 30 होता है, cos 30 होता है, √3/2 बनता है, ये लो। क्या इतना काम सारे बच्चे कर पाएंगे क्या? आप कहना सर ये भी √3/2 है, ये भी √3/2 है, ये भी 3/2 है, इसे काट दीजिए। x एक इसमें से भी कट गया, x एक इसमें से भी कट गया, x एक इसमें से भी कट गया, सारी बात कट गई बेटा, सारा मामला कट गया। तुम्हें सवाल में कुछ भी करने की आवश्यकता बची ही नहीं। इसमें तुम्हारा क्या आ गया, 2k प्लस 6x बराबर बराबर दोस्तों ये क्या आ गया, 3k। k की वैल्यू आ गई है 6x, k की वैल्यू आ गई है 6x। मुझे तो आपने तीनों भुजाओं का अनुपात पूछा था, अनुपात तो 2 3 6 बन गया। फॉर्मूला लिखने में आपको जितना समय लगा उतना ही लगा, उसके बाद आगे का सवाल दोस्तों बेहद आसान था, उसमें कोई अलग से आपको एक्टिविटी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 23 नंबर की बात आप सबकी मस्तिका में आ गई होगी। ये साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 120, ये साइन 150, ये सारे मान बेटा आप लोगों को याद होने चाहिए, इन मान में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यार ये टाइपिस्ट महोदय को S में और 5 में फर्क समझ में कहीं नहीं आता है भैया। ये सवाल वही सेम है क्या जैसा आपने पहले किया था? 23/8√3 120√6 70। हाँ यार ये तो दोबारा सवाल सेम छाप दिया, इनको नया सवाल देना चाहिए था, गलती से छाप दिया होगा। ये बताओ भाई, एक ट्रायंगल का इनमें से क्षेत्रफल क्या नहीं हो सकता जिसका पेरीमीटर 60 है? सुनो मेरी बात सुनो बेटा, देखो मेरी बात सुनो, ट्रायंगल में 2 चीजें होती हैं, परिमाप और एरिया। परिमाप और एरिया को तो बाद में करो,
परिमाप और पैरामीटर और एरिया को तो बाद में पढ़ेंगे। पहले दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ छोटी सी, मेरे पास दो संख्याएं हैं, ए और बी का जोड़ मान लो 20 आ रहा है, मान लो ए और बी का जोड़ कितना आ रहा है 20। अब दोस्तों ए और बी मैं ऐसे क्या नंबर लूं, ए और बी ऐसे क्या नंबर लूं कि इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल मैक्सिमम आए। देखो ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, अगर मैं इनका गुणनफल मैक्सिमम करना चाहता हूं ना, मैक्सिमम करना चाहता हूं ना, तो उसका सिंपल सा नियम होता है दोनों नंबर इक्वल लीजिए। देखो मैं ये भी 10 लेता हूं, ये भी 10 लेता हूं, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 100। अब जैसे ही बेटा आप इन नंबर में वेरिएशन करते जाओगे ना, तो ये 100 से तो कम आएगा। जैसे समझ लो मैं 11 गुणा 9 करता हूं, जोड़ तो 20 ही है पर 99 आ रहा है। 12 गुणा 8 करूंगा 96 आएगा। 13 गुणा 7 करूंगा 91 आएगा। हर बार कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ना ये। 14 गुणा 6 करूंगा 84 आ जाएगा। 15 गुणा 5 करूंगा 75 आ जाएगा। 16 गुणा 4 करूंगा 64 आ जाएगा। 17 गुणा 3 करूंगा 51 आ जाएगा। 18 गुणा 2 करूंगा 36 आ जाएगा। 19 गुणा 1 करूंगा 19 आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर कोई दो नंबर है, उनका कुछ भी जोड़ दिया है, समथिंग समथिंग कुछ भी जोड़ दिया है, और मैं अगर उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई अधिक से अधिक मैक्सिमम जनरेट करना चाहता हूं, तो क्या मेरे को दोनों नंबर इक्वल लेने चाहिए क्या? दोनों संख्या इक्वल लेनी चाहिए क्या? हाँ। अच्छा, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट होता है। मतलब ये मतलब बेस गुणा हाइट का मतलब क्या हो गया कि दो भुजाओं का गुणा ही तो होता है। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट में आता है। सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट में आ गया, मीटर स्क्वायर जो भी स्क्वायर में आता है। एरिया हमेशा दो भुजाओं के गुणनफल से आता है क्या? अरे आपने ये भी तो करा होगा, 1/2 गुणा ए गुणा बी साइन सी। साइन सी तो फिक्स वैल्यू होती है, दो भुजाओं का गुणा यही तो हो गया। तो अगर मुझे कोई ट्रायंगल ऐसा बनाना है, अगर मुझे कोई ट्रायंगल ऐसा बनाना है कि क्षेत्रफल उसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप 60 है। अगर परिमाप 60 है दोस्तों, तो आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए 60 सॉरी माफ कीजिएगा 20 की भुजाएं लेकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइएगा 20 की भुजाएं लेकर। इसका एरिया दोस्तों मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम कितना एरिया आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 400। ये बन गया 100√3। √3 का मतलब आप सब बच्चों को याद है क्या? √3 का मतलब याद है क्या? 1.732। 100 से गुणा करूंगा तो 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए दोस्तों। मैक्सिमम एरिया ये आ सकता है, मैक्सिमम एरिया ये आ सकता है। तो 174 एरिया कभी नहीं हो सकता। अगर एक कोई ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर 60 है, जिसका पेरीमीटर 60 है, उसमें मैक्सिमम अधिक से अधिक एरिया जो बन सकता है ना, वो 173.2 बन सकता है, 173.2 बन सकता है, 174 नहीं आ सकता। क्या बात समझ में आई क्या? सवाल तो बड़ा आसान था, पर लॉजिक सवाल में बढ़िया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जानकारी पे कमांड करने वाला सवाल था बच्चे। कल की क्लास तुम्हारी और बची है, फिर 3 दिन की छुट्टी आएगी तुम्हारी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्लास चलती है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 3 चीजों में आप लोग चीजों को रिवाइज करना बढ़िया से, छुट्टी मत मानिएगा। त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 है, दूसरी भुजा की लंबाई 5 है। निम्न में से कौन सा ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो सकता है? दोस्तों एक बात बताना, एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें तीनों भुजाएं दी गई हैं क्या? तीनों भुजाएं, एक भुजा 8 है, एक भुजा 5 है, तीसरी वाली भुजा तो आपको पता ही नहीं है, तो कैसे करें? सुनो, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का तुम्हें फॉर्मूला पता है? 1/2। दो भुजाएं मेरे को पता है 8 और 5 है, इनके बीच का एंगल साइन थीटा मान ले कोई? मेरे को नहीं पता भाई साहब इनके बीच का कोण कितना है, मेरे को नहीं पता इनके बीच का कोण कितना है। एक भुजा ABC है, मैंने ये भुजा 8 मान ली, ये 5 मान ली, इनके बीच का कोण थीटा मान लिया, तो क्या इसका एरिया यही आएगा? 4 बार कटेगा 20 साइन थीटा। इस ट्रायंगल का एरिया आएगा साइन थीटा। दोस्तों थीटा मेरे को पता नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ, साइन थीटा का मैक्सिमम अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है बच्चे? साइन थीटा का मैक्सिमम मान तो एक ही हो सकता है। साइन थीटा बड़े से बड़ा आ जाएगा तो भी एक आ सकता है, एक से पार कभी नहीं जा सकता।
तो इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकता है। इस ट्रायंगल का मिनिमम एरिया, बेटा मिनिमम एरिया साइन थीटा का कम से कम मान 0 हो सकता है, 0 भी आ सकता है। मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल बने ही ना, ऐसा कोई ट्रायंगल बने ही ना, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, यहां पे पॉइंट सी आ गया, तो ये एक भुजा हो गई 8, ये एक भुजा हो गई 5। तो इस ट्रायंगल का एरिया ना 0 और 20 के बीच में लेवी कर सकता है। तो 20 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है। सेकंड एंड थर्ड उत्तर बनेगा, सेकंड एंड थर्ड उत्तर बनेगा 24। इसका एरिया कभी नहीं हो सकता दोस्तों। मैक्सिमम मान पूछे ना कि इस ट्रायंगल का अधिकतम एरिया कितना आएगा, तो अधिकतम एरिया दोस्तों 20 आएगा, 20 से पार कभी नहीं जा सकता। बताइए लोकेश जी क्या कहना चाहते हैं? सर समझ आया? मनीषा मुझे पूछ रहे हैं? हाँ बेटा समझ में आया मनीषा, मुझे समझ में आया मनीषा, मुझे मनीषा जी मेरे को पूछ रहे हैं, आपको समझ में आया सर? हाँ एक बात सुनो, एक बात सुनो बेटा, एक बहुत ही शानदार अल्टीमेट जबरदस्त बढ़िया सवाल है, मतलब लेवल की बात है, ऐसे फर्जी सवाल नहीं है, फर्जी सवाल नहीं है दोस्तों। आपको सवाल में बात दी गई एक ट्रायंगल की 3 भुजाएं हैं, एक ट्रायंगल की 3 साइड हैं। ये ट्रायंगल मुझे पसंद नहीं आया, नया बनाऊंगा अपना खुद का घर से लाकर, कोई बात नहीं बेटा। एक ट्रायंगल 8 है, ये भुजा 17 है, ये भुजा x है। ये वाला एंगल आपको पता नहीं है, इस एंगल को थीटा मान लें क्या? कई बच्चे होते हैं बेटा नादान परिंदे, आपके जैसे भोले भाले बच्चे, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं ना, 8 17 देखते ही 15 आंसर कर जाते हैं। कोई बात नहीं मनीषा, इट्स ओके। वो नालायक बालक होते हैं जो सवाल को समझते नहीं है। मैंने ये थोड़ी पूछा है कि तीसरी भुजा का माप क्या हो सकता है। अगर मैं सवाल में ये बोलता ना कि 90 डिग्री का एंगल, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बताओ एक्स का मान क्या हो सकता है, हाँ तो 15 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने पूछा ट्रायंगल का एरिया आपको मैक्सिमम कंसीडर करना है, तो मैक्सिमम के लिए आप एक्स क्या मानेंगे? पहली बात देखो बेटा, मेरे को मैक्सिमम के लिए ना ये एंगल थीटा तो चाहिए, एंगल थीटा तो चाहिए बेटा, एंगल थीटा तो चाहिए। थीटा एंगल के बिना तो बात बन नहीं सकती। आप लोग मुझे बताइए इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो 1/8 गुणा 17 गुणा साइन थीटा बनेगा क्या? और मैक्सिमम एरिया कब आएगा? जब मैक्सिमम एरिया तब आएगा, मैक्सिमम एरिया तब आएगा दोस्तों, मैक्सिमम क्षेत्रफल तब आएगा जब आप साइन थीटा का मान 1 मानोगे, यानी थीटा 90 डिग्री कंसीडर करोगे। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो भैया मैक्सिमम अगर आप मान मानोगे 1, और 1 तब संभव है जब ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक्स हाइपोटेनियस तुम्हें ज्ञात करना है, ये 8 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर रूट लोगे क्या? अरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर और बेस है, 90 डिग्री को बनाने वाली भुजाओं को परपेंडिकुलर और बेस कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या आती है? हाइपोटेनियस आती है दोस्तों। मैं भी बड़ा नादान बालक हूं, एक्स भी लगा, स्क्वायर भी कर दिया, रूट भी कर दिया, मत करना ये काम। 64 और 289, 9 4 13 का मतलब 1 हासिल 7, 353। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा उत्तर जो आएगा, तुम्हारा आंसर जो आएगा वो 18 और 19 से बीच आएगा? कैलकुलेशन थोड़ी करनी होती है। 18 का स्क्वायर बनता है 324, 19 का स्क्वायर बनता है 361। भैया इनके कहीं ना कहीं बीच में वेरी करेगा, सवाल का उत्तर सी आ जाएगा, सवाल का उत्तर सी आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। काउंट कर लीजिएगा। अगर कभी ट्रायंगल का मैक्सिमम मान तुमसे पूछे ना एरिया का, तो यही तरीका लगाना, थीटा को 90 डिग्री कंसीडर करना, यही बात आपके लिए संभव है बच्चे। क्या है ये, क्या है ये? एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीडी, बीडी एबीसी को 2 इक्वल पेरीमीटर वाले ट्रायंगल में काटती है। भुजा बीडी की लंबाई क्या होगी? अगर एसी 100 है, बीसी 80 है और बी 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एंगल बी को बच्चे 90 डिग्री मान के चलना। पहली बात तो ये ए
बी और सी। एसी आपको दिया हुआ है 100, बीसी आपको दिया हुआ है 80। बिना सोचे समझे ये 60 लिख दूं क्या? 8 6 10 का ट्रिपलेट दिख रहा है, 8 6 10 वाला 80 60 100। बेटा कैलकुलेशन नहीं करनी, पता होना चाहिए। अच्छा अब कह रहे हैं ना बीडी है ना, बीडी बीडी एबीसी को दो इक्वल पेरीमीटर वाले ट्रायंगल में तोड़ रहा है, दो इक्वल पेरीमीटर वाले ट्रायंगल में तोड़ रहा है। इक्वल पेरीमीटर है दोस्तों, ये जो ट्रायंगल एबीडी और बीडीसी इनका इक्वल पेरीमीटर है क्या? इनका परिमाप इक्वल है ना? एक छोटी सी बात मुझे बता दो दोस्तों, एक आसान सी बात मुझे बता देना, मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं बेटा, एक बात मुझे बताना। अगर इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बराबर है, आप बताओ ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। अच्छा ये साइड 60 है और ये साइड 80 है, इसका मतलब भैया इसकी साइड छोटी इसकी साइड बड़ी आएगी क्या? अरे जो इनमें 20 सेंटीमीटर का फर्क है, ये तीसरी भुजा कवर कर देगी क्या? मैं इसको 60 इसको 40 मान लूं क्या? अरे पेरीमीटर बराबर आएगा, सुनो मेरी बात है। इसमें ये भुजा 60 है और ये 80 है, यानी बीसी क्या 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा, तो डीसी 20 कम आएगी, तो पेरीमीटर बराबर आएगा। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ रहा है 120 प्लस बीडी, इसका भी पेरीमीटर आ रहा है 120 प्लस बीडी। क्या दोनों का पेरीमीटर इक्वल आ गया क्या? क्या दोस्तों दोनों का पेरीमीटर इक्वल आ गया क्या? अपने को लाइन ज्ञात करनी है कौन सी? अपने को लाइन ज्ञात करनी है कौन सी? बीडी। तो बीडी कैसे ज्ञात करें बेटा? बीडी कैसे ज्ञात करें? बीडी ज्ञात करने के लिए अपने काम करते हैं ना, ये वाला एंगल सी पकड़ लेते हैं, ये वाला, और एंगल ट्रायंगल बीडीसी में क्या दोस्तों आप कोसाइन रूल लगा दोगे? कोसाइन रूल, कॉस सी का मतलब क्या होगा? आसपास की भुजाएं, 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस बीडी को एक पल के लिए एक्स लिख लो, एक्स का स्क्वायर बटा में 2 80 गुना 40। क्या ये कोसाइन रूल आपको याद है? अच्छा आपने कहा गुरुजी मेरे को तो एंगल सी पता ही नहीं है, मेरे को एंगल सी तो पता ही नहीं है। अरे एंगल सी पता नहीं है तो क्या हो गया? ट्रायंगल एबीसी तो आपको पता ही ना, एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ये मनीषा आप हर अपने कमेंट के बाद में क्वेश्चन मार्क के साइन क्यों लगा देते हो? आपको ये कहना चाहिए मैं भूल गई थी, ठीक है भूल गई थी आप, लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क के साइन क्यों लगा देते हो? समझ नहीं आया बाद में क्वेश्चन मार्क कैसे किया? सुनो बेटा, एबीसी ट्रायंगल को पकड़ो एक बार, ये लाइन 60 है, ये लाइन 80 है, ये लाइन 100 है। अगर मैं इस ट्रायंगल में तुमसे कॉस सी पूछूं, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या 4/5 होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या 4/5 होता है क्या? कॉस सी का मतलब 4/5 कर दीजिए। 80 का स्क्वायर 6400, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 2 गुना 80 गुना 40 रहने दो एक बार, ये पूरा पूरा कट जाएगा 8 बार, 8 8 8 3 बार हो गया 5120 हो गया, बराबर 6400 और 1600 हो गया 8000 माइनस हो गया एक्स स्क्वायर। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 3000 2900 2880, 2880 का रूट लेना बचे। अगर मैं इसे 5 से काटूंगा, 5 5 25 बच गया, 3 8 5 7 35 576, 24√5 आंसर बन गया, 24√25। अरे एंगल सी तो दोनों में कॉमन है ना, वही बड़े वाले में है वही छोटे वाले में। कॉस सी का मान तो 4/5 ही आएगा, चाहे बड़े वाले में कर लो चाहे छोटे वाले में कर लो भैया, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? एंगल सी तो सेम ही है, एंगल सी तो आपको सेम ही दिया गया है, एंगल सी की बात तो एक जैसी दी गई है, उसमें कोई फर्क थोड़ी है। मनीषा जी एक बात बताओ ईमानदारी से, आपने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कब से किया है बेटा? किस दिन से आपने मेरे साथ ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया है? किस दिन से आपने ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया है तो बताओ एक बार। रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं आपके। स्टार्टिंग से बच्चे मुझे ये बताओगे मनीषा जी क्या, कि जो आपको मैंने ज्योमेट्री की शीट नंबर 1 दी थी, 1 नंबर शीट दी थी, उसमें कितने सवाल थे? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। शीट नंबर 1 में कितने सवाल थे? तुरंत बताओ, तुरंत, इमीडिएटली। रिप्लाई नहीं आया बेटा।
कोई बात नहीं, सुनो, इस सवाल में कई बच्चों के डाउट थे, उनको ना वो लाइन समझ में नहीं आई कि 60-40 कैसे मान ली। ये वाली लाइन 80 है, ये वाली लाइन 60 है, और ये लाइन 100 है, ये तो आपको पता ही है। ये कहता बीडी है ना, बीडी, बीडी ने ऐसा काम कर दिया कि इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम है। अरे पेरीमीटर सेम का मतलब ए बी प्लस ए डी प्लस बी डी बराबर है बीसी प्लस बी डी प्लस डीसी। यही है क्या? इन दोनों का पेरीमीटर सेम है क्या? इन दोनों का पेरीमीटर सेम है क्या? बीडी तो इसमें भी है, बीडी तो इसमें भी है, इसका तो कोई यूज नहीं है। एबी का मतलब 60 है, एडी मुझे पता नहीं है। बीसी का मतलब 80 है, डीसी मुझे पता नहीं है। तो आप मुझे बता दो एडी और डीसी का डिफरेंस 20 आएगा क्या? और एडी और डीसी का सम आपको 100 दिया हुआ है, इसलिए मैंने इनको जोड़ा। तो 2 एडी का मतलब बन गया 120, एडी का मतलब आ गया दोस्तों 60, और डीसी का मतलब आ गया, आपका डीसी का मतलब आ गया 40। अब समझ में आया? लेकिन तुम अगर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होना है, फिर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होना है बेटा, इतना काम थोड़ी करते हैं। अरे तुम्हें सीधी सीधी एक बात अपनी मस्तिका में डालनी चाहिए ना, कि ये वाली लाइन 80 है, सीधा सीधा पॉइंट दिमाग में फिट करना चाहिए यार। ये लाइन 80 है, ये 60 है, ये 100 है, इसके 2 पार्ट कर दो, इनका पेरीमीटर बराबर आएगा। अरे भैया बुद्धि लगाओ, ये लाइन तो दोनों में कॉमन है, ये लाइन तो दोनों में कॉमन है, इस लाइन का और इस लाइन का फर्क 20 का है, तो इनमें भी 20 का फर्क आना चाहिए ना, इनमें भी 20 का फर्क आना चाहिए ना, तो ये तो बात कर सकते हैं। तो इसको आप 40 कर दो, इसको 60 कर दो, ये भी 120, ये भी 120 हो गया से। अब क्विकली करने के लिए तरीका तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, अगर कतई नहीं सोच पा रहे, हर काम नहीं कर पा रहे, तो फिर भैया ये ऐसे लंबे वाले कर लो, पर ऐसे में सिलेक्शन नहीं होना है। अब बताओ कॉस सी का पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आया, कैसे ज्ञात किया अपन ने? देखो साइन रूल कोसाइन रूल काम आ रहा है अपने, साइन रूल कोसाइन रूल काम आ रहा है, उसके आधार पर ही चीजें बनाई जा रही है बेटा। ये कौन सी थ्योरम आ गई, ये कौन सा नियम आ गया, ये कौन सा कानून आ गया दोस्तों? क्या इसमें आप मुझे प्यार से बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसटी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर की अगर मैं बात करूं, तो इसको पीएस गुणा पीटी और पीक्यू गुणा पीआर कह सकते हैं क्या? बीच में कोई भी एक लाइन लगा दी जाए ऐसे। सुनो, पीएस कितना है 3, एसक्यू कितना है 4, पीटी कितना है 6, टीआर कितना है 5। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए, पीएस की जगह 3, पीटी की जगह 6, पीक्यू की जगह 7 और पीआर की जगह 11 बनेगा, 18/77 बन जाएगा। यानी पूरा एरिया अगर 77 है तो ऊपर का एरिया 18 है, तो नीचे का 59 आएगा क्या? ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है एस टी आर क्यू, ये एस टी क्यू आर नाम से ही नहीं है, एस टी आर क्यू आएगा, एस टी आर क्यू 59 आएगा। सवाल कहता उसका एरिया 177 है, ये दोस्तों 59 की वैल्यू है। पी क्यू आर का एरिया पूछा है, 77 की वैल्यू पूछी है, 3 बार कट कर दीजिएगा, 231 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। समझ में आया तो मुझे बताओ, समझ में आया तो मुझे बताओ। वैल्यू सिस्टम तो रोम रोम में काम करेगा। पेपर में सवाल आएगा तो ये वाली कहानी बेटा आप वहां लिखोगे क्या? ये वाली कहानी आप वहां लिखोगे क्या? सिर्फ आपको समझाई है, यहां तो लिखना, अपनी कॉपी में तो लिखना, डायरेक्ट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या ये सुनो, वैल्यू आपको दी जा रही है 2-2 बार। सुनो बेटा, अपना टारगेट पता है क्या है? पहले देखो दिया क्या है, एडी कितना है, इतना सा 3 है, डीई मतलब इतना सा 4 है, ए बी पूरा 12 है, पूरा 12, तो 4 3 7 और ये 5 हो गया क्या? बी एफ का मेजरमेंट 2 है, एफ जी का मेजरमेंट 5 है, तो ये जीसी इतना सा 3 बच गया क्या? 3। मेरे को इस सवाल में m बटा n पूछा है, m पता क्या है? m तो इसका एरिया है, इसका बेटा, इस वाले का।
ये जो आकृति मैंने हाईलाइट करी है, इसका एरिया है दोस्तों, इसका एरिया है एम। ये लिखा है ना क्वाड्रिलेटरल एफ जी डी ई, इसका एरिया एम है। इंग्लिश में एफ जी 6 है, एफ जी 6, 5 और 2 7 और 3 10। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अपन 5 को लेके सवाल कर लेते हैं, अपन 5 को देख के सवाल कर लेते हैं, बन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे एग्जाम वाले इंग्लिश को देते हैं प्रायोरिटी ना, ये कॉपी किया हुआ है, एक काम करो 6 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है, हमें तो कंसेप्ट सीखना है यार, उत्तर ना भी आए तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो कैच कर ही लेंगे अपन। बेटा कोई मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ कैसे आएगा इसका एरिया, कैसे आएगा भाई? इसका एरिया तो ये है कि अगर मैं ट्रायंगल बी डी जी में से, अगर मैं, अच्छा ये लाइन 2 बच गई क्या? फिर ठीक है, ठीक है, ये 2 बच गई। मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वाड्रिलेटरल सा है, इसका एरिया ज्ञात करने के लिए मैं ट्रायंगल बी डी जी में से ट्रायंगल बी ई एफ का एरिया घटा दूं, बात बन जाएगी? बीडीजी और बीएफ का एरिया घटा के बात कर जाएगी क्या? और देखो आपको ना पीक्यूआर भी चाहिए, सॉरी एबीसी भी चाहिए, एबीसी भी चाहिए। तो एक बार मेरे तरीके में मेरी बात को समझना, मैं क्या करना चाह रहा हूं बेटा, तीनों एंगल का एरिया निकालो, तीनों का। ट्रायंगल बीईएफ रेशो, ट्रायंगल बीडीएफ, ट्रायंगल बीएसी, तीनों का एरिया ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे सुनो, तीनों का इसमें बनेगा बच्चे 5 गुणा 2, बुझाएं ये वाली तो है 5 और 2, बी ई एफ बी डी जी है, बी डी जी है बेटा, बी डी जी, बी डी जी, ये लो। बी डी में ये बुझा हो गई 9 और ये हो गई 8, ये एक हो गई 9, एक हो गई 8। थर्ड में 5 4 9 3 12, थर्ड में 5 4 9 3 12, और इसमें 6 2 8 2 10। ये रेशो बनेगा क्या? देखो मेरे को 3 अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं दोस्तों, रटना नहीं है, समझना है बात को, रटना नहीं है। एक तो मेरे को ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक मेरे को ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक मेरे को ये ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसा। अच्छा इनमें कोई नंबर 5 से तो नहीं कट रहा, 2 से काट लेते हैं। 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा, ये नहीं काटूंगा, ये काटूंगा, मजा आ रहा है। 5 36 और ये हो गया 60। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, चतुर्भुज एफ जी डी ई, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा 31, और बीएसी का कितना हो गया 60। खत्म बात, खत्म बात। 36 में से 5 घटाओगे 31, और आगे का 60 आपको दिया हुआ है, आगे के 60 को आपने मैच कर लिया, खत्म बेटा। जो आपको थ्योरम बताई गई थी उसी थ्योरम का यूज चल रहा है, कोई अलग से बात नहीं चल रही। कुछ ऐसी कहानी भी तुम्हें बताई चलिए, वही काम चल रहा है। मैंने आज की जब क्लास शुरू हुई थी तो इस प्रकार का तुम्हें एक सवाल दिया था ना बेटा, देखो डेटा पेपर में ऐसा आएगा, ए बी कितना है, ए बी 4, तो बी एफ कितना है 1। एक बात बताओ, बी एफ अगर 1 है, ए बी 4 है, तो ऊपर का 3 बच गया। लाइंस को ठीक से पढ़ा करो। ए ई कितना है 2, और ए सी कितना है 5, तो ये 3 बच गया। बी डी कितना है 2, डी सी कितना है 3, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। आप मुझे इस जानकारी को, इन ट्रायंगल के कुछ नाम मान लूं, पी क्यू आर मान लूं, और बड़े वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल एबीसी को एस मान लेता हूं ना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। छोटे वाले ट्रायंगल मैंने पी क्यू आर मान लिए, बड़े वाले ट्रायंगल मैंने एस लिख लिया, ठीक है। आप मुझे बताओ ट्रायंगल पी का और ट्रायंगल एस का रेशो, पी तो बनेगा 3 गुणा 2, एस में बनेगा 4 गुणा 5। क्या तुम्हें समझ में आया? ये बन गया 3/10। ट्रायंगल क्यू से ट्रायंगल एस का रेशो निकालो, एस का मतलब बड़े ट्रायंगल का। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, 1 और 2। बड़ी लाइनें 4 है और ये 5 है, ये बन गया 1/10। आर और एस का रेशो निकालो, आर और एस का। आर और एस का मतलब आर में भुजा बन रही है 3 और 3, और इसमें बन रही है 5 गुणा 5, 9/25। 3 और 3 है, आर और एस है। आगे बात समझ में, बी डी डी सी 2:3 में 250 क्या 100 ले लो बेटा, सूरज 250 क्यों, 100 ले लो। एस तीनों में सेम होना चाहिए, क्या एस तीनों में सेम होना चाहिए, तो इसको लिख लो 30/100, इसको लिख लो 10/100, इसको लिख लो 36/100। आगे बात समझ में। तुम लोगों ने कहा सर बात बड़े प्यार की है,
ये वाला एरिया अगर 30 है, ये वाला एरिया अगर 10 है 40, ये एरिया 36 है 76, तो ये वाला एरिया 24 बचेगा तो 100 बनेगा, तो 100 बनेगा। सवाल कह रहा है 144 है ना, ये BDF का एरिया है, BDF का मतलब ये 24 की वैल्यू है। ABC का ट्रायंगल 100 का एरिया है, 24 छिका 144 है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, एकदम सही है बेटा, ये 100% जानकारी आपके लिए सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑप्शन में गलती होगी लिखने में, कोई बात नहीं, कोई दाएं बाएं हो गया होगा। देखो कई बार ये रेशो का डेटा भी उटपटांग दे देता है बेटा, कई बार रेशो में भी आपको जानकारी ठीक से दी नहीं जाती, थोड़ी उसमें लिखने में गलती हो सकती है, तो कोई बात नहीं, जो अपना डेटा मैंने ये सवाल का दिया है उससे उत्तर ज्ञात हो गया, उससे अपना उत्तर ज्ञात हो गया, आप मान लेना इसके लिए 600 आंसर कर लेना बेटा ना। मुद्दे की बात है कंसेप्ट, डेटा तो एग्जाम में नया भी आ सकता है, इन भुजाओं को 2 4 5 3 कुछ भी दे सकता है, आपको तो कंसेप्ट समझना है। वो क्लियर हुआ क्या? हमने थोड़ी देर पहले एक छायांकित भाग वाला सवाल किया था। AE कितना है 3, EB कितना है 2, AF रेशो FC, AF कितना है 1, FC कितना है 5, BD कितना है 4, DC कितना है 3। चतुर्भुज EFCD और ABC का अनुपात पूछा है। देखो मैं तो तीनों ट्रायंगल ज्ञात कर लूं क्या एक साथ, मुझे बताओ बेटा। अरे मैं तीनों ट्रायंगल लिख लूं क्या? तीनों ट्रायंगल कौन कौन से? ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल ABC, लगा दो नियम। 3 गुणा 1 बटे 5 गुणा 6, मेरे हिसाब से तो 1 बटे 10 आ गया। ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल BC, यानी ABC लिखो इसको तो ABC लिखो, और ट्रायंगल ABC इनका रेशो आएगा 2 गुणा 4 बटे ये 7 और ये 5, 8 बटे 35। 70 बना सकते हैं, 70 ऊपर वाले कर लो 7 बटे 70, इसे कर लो 16 बटे 70। आप ये कहना जी ये ऊपर वाला एरिया अगर 7 है तो ये वाला एरिया 16 है, 16 और 7 23 होते हैं, 23, तो ये वाला एरिया 47 आ गया। अरे पूरा 70 था तो ये वाला एरिया ज्ञात कर सकते हो। इस चतुर्भुज का एरिया पूछा है और बाकी सबका पूछा है ABC का, तो वो आ गया 70 बेटा, 47:70 उत्तर बन गया सी आंसर। 32 नंबर तक की कहानी को क्रैक कर पा रहे हैं आप लोग? शीट्स को लगातार रिवाइज करते रहिएगा। क्या है ये? कुछ नहीं है, मजाक के सवाल है बेटा, ये मजाक के सवाल है। आप देखो दूरियां देखो, आप QD कितना है 2, ये 2 है, QC कितना है 5, ठीक है, CR 3, BR 4 और PB 6, PA 5, AD 3। ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों ये कोई आसान चीज नहीं है। देखो अब की बार तुमको क्षेत्रफल का रेशो नहीं पूछा है बेटा, सेम नहीं है अरोड़ा जी, सेम नहीं है बेटा। इस बार तुम्हें रेशो नहीं पूछा है, वैल्यू पूछिए, मान बताओ, कह रहे भाई साहब मान बताओ। मान भी ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम्हें एक बार थोड़ा सा तरीका समझ में आ जाए। सुनो, पहला कंसेप्ट तो सेम ही है। पहला कंसेप्ट कौन सा? वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें 3 ट्रायंगल छोटे छोटे हैं PQR, एक ट्रायंगल बड़े वाला S मान लें क्या? एक ट्रायंगल बड़े वाला S मान लें क्या? आपने कहा हाँ सर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम लिखने की आदत सी बना रहा हूं। P/S मुझे कौन कौन बता सकता है कि P/S में ऊपर तो आएगा 5 गुणा 6 बटा। अच्छा बेटा सुनिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने ट्रायंगल के नाम लिखे हैं दोस्तों, मैंने ट्रायंगल के नाम लिखे हैं, कहीं तुम POQ उनसे मैच करने बैठ जाओ तो मैं इनको आपकी सुविधा के लिए कुछ और मान लेता हूं बेटा। JKL पूरे वाले को M मान लो, है ना, ये मान लेते हैं ताकि तुम कल को कहीं कोर्ट में केस करते फिरो
J बटा M। इसका मतलब हो गया 5 गुणा 6 पूरा कितना हो गया, 5 3 8 2 10 और ये भी 10, 3 बटे 10 बनेगा क्या, तुरंत ज्ञात करना तुरंत। अच्छा K बटा M भी ज्ञात कर लोगे, K बटा M मतलब छोटा, ये छोटा ट्रायंगल ये वाला पूरा बड़े वाला, ऊपर तो बनेगा 2 गुणा 5 बटा में 5 3 2 5 10 हो गया, और ये 5 और 3 8 हो गया, ये 2 बार कट गया, 1 बार कट गया, 1 बटा 8 हो गया। और तीसरे वाला भी ज्ञात कर लिया क्या तुमने, L बटे M? अरे बरखुरदार, मजा ही आ गया बात का। तीसरे वाला तुम्हारा आ रहा है 3 गुणा 4 बटा में 8 गुणा 10, ये कट जाएगा 2 बार, 3 बटा 20। बाबूजी एलसीएम कितना, 40 बन रहा है क्या? अब देखो सवाल तेज होने लगेंगे। इसको लिख लो 12 बटे 40, इसको लिख लो 5 बटे 40, इसको लिख लो 6 बटे 40। यानी कि जे की वैल्यू अगर 12 है, के की वैल्यू 5 है, 12 5 17, 17 और 6 23, तो ये आ गया 17। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा। 17 के मल्टीपल से अपन चेक कर लेंगे। लेकिन अगर 17 के मल्टीपल 2 होते तो मास्टर जी, तो हम सवाल को छोड़ देते, बोल देते बस की बात नहीं है हमारे, हमें नहीं आता, हम कर नहीं पाएंगे, और क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, पी क्यू आर को, तुम्हें तीनों भुजाएं पता है, 5 3 8 2 10, 6 4 10 और 5 और 3 8। अगर एक ट्रायंगल की तुम्हें तीनों भुजाएं पता है तो आप हीरोन्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी तुम्हें जल्दी कमांड दिमाग में आती हो वो कर लो बेटा। आपने कहा सर हीरोन्स का फॉर्मूला करूंगा, मैंने कहा करो। 20 और 8 28 का आधा 14, उत्तर क्या आएगा 14 इंटू 14 में से 10 गए 4, 10 गए 4 6। मुझे बताना एक बार, 4 4 2 बार था बाहर, एक बार तो आ गया अंदर बेटा। 84 4 गुणा 21, 4 गुणा 21 लिख दूंगा, ऐसा 2 बाहर आ जाएगा, 8 रूट 21 आ गया क्या एरिया। ये जो 8 रूट 21 है ये पूरे पूरे ट्रायंगल का एरिया है। क्या बच्चों ये 40 की वैल्यू है क्या, 40? पूरे ट्रायंगल को तो अपन 40 मान के बैठे हैं। अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो 17 है, अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है वो 17 है। 8 5 40, सवाल का उत्तर बन गया 17 रूट 21 बटे 5। यही तो सवाल में सी दिया गया था। नॉर्मली रेशो पूछे जाते हैं, रेशो के बाद दोस्तों अगली बात भी पूछ सकता है। अगली बात को चेक करने का और भी तरीका है। स्पीड बढ़ गई, धीमे धीमे बढ़ेगी बेटा, अभी तो 2 3 बार रिपीट करोगे ना। अभी तो आपको पता है कि मैं यही थ्योरम चल रही है, इस पर माइंड आपका एक्टिवली काम कर रहा है। पेपर में क्वेश्चन को देखकर ये निहार कर जज करना जरूरी है, इस पर कौन सी थ्योरम काम करेगी उसके बारे में जानकारियां आपको समझ में आनी चाहिए। 34 नंबर सवाल एक और कर लीजिए, बाकी बातें फिर 10 मिनट और लगेंगे इसमें, बाकी बातें कल कर लेंगे। एबीसीडी एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ये वर्ग है बेटा, सॉरी एबीसीडी नहीं, पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस पीक्यूआरएस एक 8 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर है। इस सवाल के बाद करना विलियम तुम्हारा डाउट। अगर ये स्क्वायर है बच्चे तो सारी भुजाओं को 8 8 लिख दूं। अगर ये स्क्वायर है तो सारी भुजाएं 8 8 लिख दूं। पी क्यू ओ 60 डिग्री है, पी क्यू ओ ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, 60। त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल पूछा है, इसी का तुम्हें एरिया पूछा है, एरिया। दोस्तों आपको ये बात पता है क्या, स्क्वायर का डायगोनल 45 45 डिग्री पे जाया करता है, ये 45 ये 45 होता है ना। 60 और 45 45 पे कटते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये एंगल हो गया। एक बात मुझे बताओ, इस ओक्यू का मेजरमेंट मेरे को नहीं पता, मेरे को चाहिए भी नहीं, हटाओ एक्स मान लो, ओक्यू को ओक्यू रहना दो, OQ R 30 हो गया। जितना मैंने लिखा है बेटा उतना क्लियर है। अच्छा अगर इस वर्ग का एरिया पूछूं तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, स्क्वायर का एरिया 64 होगा। वर्ग में जो डायगोनल होता है, डायगोनल विकर्ण, क्या इसके 2 भाग पूरे पूरे करता है? आप सब बच्चे मुझे बताओ, ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये 32 आ गया सर। कैसे आ गया, मैंने स्क्वायर का हाफ कर दिया, स्क्वायर का हाफ कर दिया।
अरे लैग हो गया था, कोई इंटरनेट की खराबी बीच में आ गई थी दोस्तों, चिंता मत करो, सब ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब तुम्हें बताओ सवाल की अगली बात समझ में आ गई क्या? मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल पी क्यू ओ और ट्रायंगल ओ क्यू आर का अनुपात निकाल लूंगा, निकालूंगा। पी क्यू ओ में आप मुझे बताओ 1/2 गुणा, एक भुजा 8 है, एक भुजा x है, इनके बीच का एंगल साइन थीटा। नीचे वाले में 1/2 गुणा, एक भुजा वही x है, एक भुजा 8 है, और साइन 30 बनेगा क्या? अरे वाह सर, बात समझ में आ गई, मजा ही आ गया बात का। 8x सब कुछ कट गया, इन दोनों का जो अनुपात आएगा, साइन 60 का मतलब √3/2, साइन 30 का मतलब 1/2, ये दोनों ट्रायंगल √3 अनुपात 1 में कटेंगे। ये दोनों ट्रायंगल √3 अनुपात 1 में जाएंगे, इसका एरिया √3 है, इसका एरिया 1 है। तो आप मुझे बताओ, टोटल पी क्यू आर अगर 32 का एरिया था, तो क्या ये √3 + 1 की वैल्यू है क्या? क्या ये टोटल की वैल्यू है? हाँ। हमें पूछा गया पीओक्यू, पीओक्यू का मतलब √3 की वैल्यू पूछी गई है। सर क्या करें, हमें काम करते हैं ना बेटा, हम ऊपर नीचे √3 से -1 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 -1 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में प्लस वाली बात नहीं दी गई। देखो 32, ये 3 में से 1 या 2 हो जाएगा, 16 बन जाएगा, 16 इसका अंदर गुणा करोगे, ये बन जाएगा 3 - √3। उत्तर सवाल का डी बन गया। लिखने का अंदाज अलग दिया गया और कोई बात नहीं है। आप लोगों को ये साइन में एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, ज्योमेट्री में कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? फोटो में 3 मंथ्स होना जरूरी है क्या? नहीं बेटा, वो फोटो 3 महीने पुरानी चलनी चाहिए। लेकिन किसको पता है कि तुम 6 महीने पहले कैसे दिखते थे? कहने का मतलब ये होता है इनका, बेटा पीडीएफ में आंसर की नीड नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारे सवाल बेटा क्लास में करवाता ही हूं। हर एक क्वेश्चन पे डिटेल सोल्यूशन आपका होता है, तो आपको इस बात पर चिंता करने की कोई नीड नहीं है। अभी रुको भैया 1 मिनट। एक विकर्ण एक विकर्ण एबीसीडी जो जानकारी आपने दी, अभी सवाल तुम्हारे बाकी हैं, अभी तुम्हारे 5-7 सवाल तुम्हें और करवाए जाएंगे, वेट कीजिए एक बार। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, विकर्ण एसी और बीडी, एक तो विकर्ण बीडी है, एक विकर्ण ओसी है। अगर ये स्क्वायर है ना, तो जरूरी है कि इसके वर्ग भी 90 डिग्री पे कटते हैं, ये बात मैंडेटरी होती है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं हमेशा। ए ओ बी बी ओ डी ओ पर काटते हैं, सी ए बी का समद्विभाजक है। इसका जो एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर कौन सा? एंगल सी ए बी का। एंगल सी ए बी का मतलब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कह रहे हैं, इसका बाइसेक्टर बीडी और बीसी को ई एफ पर जाकर मिलता है। ये बेटा सवाल तुम्हारा आगे स्क्वायर की थ्योरम में आएगा, जब आगे स्क्वायर पढ़ेंगे ना, उसका सवाल है यार। ये किस पर मिलता है? ये एफ और जी पर। तो आपसे क्या पूछा है? ओ एफ, ओ एफ और सी जी, और ये एक लाइन है ओ एफ है, और एक ये लाइन है सी जी। इन दोनों का रेशो पूछा है, इन दोनों का रेशो पूछा है। बेटा ये जितना भी ये सवाल आपको दिया गया, इसमें हम साइन वाले एंगल से तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ये आप मुझे बता दो, ये पूरे पूरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना आ रहा है? 45। बेटा 1 मिनट रुको यार। लो भैया, एक बार इतना ही काम करो यार, फोन आ गया अर्जेंट। तो एक बड़ा बात समझना,
डायगोनल की थ्योरम से बेटा काम करते हैं। ये तीसरे वाला एंगल आप ज्ञात कर पाओगे, तीसरे वाला। अब ये एंगल ज्ञात कर पाएंगे तो ये वाला एंगल भी आपको 90 पता है और ये भी एंगल पता है आपको। इन दोनों एंगल को ज्ञात करके एंगल की थ्योरम से ज्ञात करेंगे। रेशो में आपके सवाल का उत्तर चेक करना है, कोई अलग बात नहीं काउंट करनी है। फोटो पे डेट नहीं चाहिए भैया, फोटो पे डेट नहीं चाहिए, फोटो पे आपको डेट नहीं चाहिए, बस फोटो रिसेंट की होनी चाहिए, फोटो रिसेंट की डेट होनी चाहिए। बेटा कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी। कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं सादृश्यता, माफ कीजिएगा, सिमिलरिटी, समानता। समानता के कंसेप्ट होंगे। तो एक बार इस शीट के ना 4-5 सवाल और बाकी हैं, इनको आप लोग ट्राई कर लेना। अगर कर पाओ तो बढ़िया बात है, नहीं तो कल मिलते हैं, अगली बात करेंगे बच्चे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।